Hello everyone, I am Sudesh ma'am. Welcome back to my YouTube channel English Mastermind. Today we will discuss lesson 7 of class 6 book Honeysuckle. In this video we will discuss word meaning, question answer and exercises. First of all we will discuss word meanings. तो आप ये जो वर्ड्स मीनिंग है इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग आपका मीनिंग रहेगा कंडीशन, कोई भी शर्त है, मतलब दोनों के बीच जो जुमन है और उसकी जो मौसी है उनके बीच एक कंडीशन होती है कि वो उसका सारा अपनी जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, वो उसके नाम ट्रांसफ़र कर देती है और बदले में वो उसकी केयर करेगा। ये दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग होती है। सिचुएशन होता है बच्चों सर्कमस्टांसेस। इंडिफरेंट होता है किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेना, अनइंटरेस्टेड। गर्ज्ड होता है किसी चीज़ के प्रति आप डिससेटिस्फाई हो, डिसप्लेजर। स्वेलोड होता है मतलब, वैसे तो स्वेलो का मतलब होता है निगल लेना, तो यहाँ भी जो मौसी है वो उनकी जितने भी इंसल्ट की जा रही है जुमन और उसकी वाइफ के द्वारा, उस इंसल्ट को वो स्वेलोड नहीं कर पा रही है। पेशेंस होता है सेल्फ कंट्रोल, धैर्य। ऑब्वियस होता है क्लियर, कि ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है, क्लियर है, ऐसे उस सेंस में। अलावेंस होता है बच्चों आपका एक जो मंथली किसी को भत्ता दिया जाता है, पेंशन कह सकते हैं, उस सेंस में अलावेंस होता है। अलावेंस तो यहाँ पे जो मौसी है और जुमन शेख है दोनों के बीच थोड़ा सा जो डिस्प्यूट हो जाता है, तो जो मौसी है वो अलावेंस चाहती है, उसकी जो आंट है वो चाहती है। सीकिंग होता है आस्किंग, मांगना किसी चीज़ से। मम होता है बिल्कुल चुप रहना। कंसीडर होता है किसी चीज़ को सोचना, समझना। रिंगिंग होता है बच्चों मतलब रिंग, जैसे मोबाइल की रिंग आती है ना, तो वैसे इकोइंग, इको होता है गूंजना, मतलब उसके माइंड में कुछ गूंज रहा था। नॉमिनेट होता है बच्चों किसी के नाम कर देना, मतलब जैसे वो अपनी सारी जो ज़मीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, सारी वो जुमन के नाम कर ट्रांसफ़र कर देती है, उसके नॉमिनेट कर देती है वो। अबाइड बाय होता है बच्चों मान लेना। अनएक्सपेक्टेड जिसको हम मतलब सोच नहीं रहे, जिसकी उम्मीद नहीं थी, अनथॉट ऑफ, जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं हो। क्लेमिंग होता है बच्चों किसी चीज़ का क्लेम करना, जैसे क्लेम कहते हैं ना दावा करना, तो वॉन्टिंग एज राइट, राइट के तौर पर किसी चीज़ को मांगना। क्रॉस एग्जामिन्स होता है टेक्स्ट बाई आर्ग्यूमेंट्स, मतलब टेस्टेड बाई आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा बहसबाजी करके किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। एनिमी होता है बच्चों शत्रु। रिवेंज होता है किसी चीज़ से किसी से भी अपना बदला लेना। और थर्ड लक किसको बोलते हैं? बैड लक को बोलते हैं। तो जो मौसी थी उसने जैसे ही अपनी प्रॉपर्टी जुमन के ट्रांसफ़र की तो उसका जो बैड लक था वो आ गया, मतलब उनकी जो उन्होंने केयर करनी बिल्कुल बंद कर दी, हर वक्त उसकी इंसल्ट करते थे। रेफर होता है किसी चीज़ को वापस लौटाना। चांस को अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हो, मौका जिसको बोलते हो चांस, भाग्य भी होता है चांस। हार्ट सैंक, हार्ट सैंक होता है मतलब दिल बैठ गया, उस जो बूढ़ी मौसी थी उसका दिल बैठ गया। रियलाइज होता है फील करना, एक्सपीरियंस्ड। डिग्निटी होता है बच्चों एक हर व्यक्ति की जैसे एक अपनी डिग्निटी होती है, एक्सीलेंस कह सकते हो, गरिमा कह सकते हो, जैसे हर व्यक्ति की कहते हैं ना अपनी एक डिग्निटी होती है, मान सम्मान होता है, उसको डिग्निटी बोलते हैं। डिसेबिलिटी होता है द स्टेट ऑफ बीइंग क्रिपल्ड, मतलब किसी काम को करने में असमर्थ होना। डिसेबिलिटी जैसे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं उनके लिए आजकल एक वर्ड आया है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड जो वर्ड है वो एक अच्छा वर्ड नहीं है, उसको मतलब एक थोड़ा सा हीन भावना फील होती है, इन्फीरियरिटी फील होती है उस वर्ड को, तो उसके लिए एक वर्ड है डिसेबिलिटी, मतलब किसी भी हमारे अंग में कोई भी अगर कमी है तो उसको फिजिकल डिसेबिलिटी बोलते हैं। कंटेन होता है रखना किसी चीज़ को, जैसे द जग कंटेन्स मिल्क, जैसे जग में पानी है तो वो उसके अंदर है, तो ये कंटेन होता है रखना। एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड होता है किसी चीज़ को जैसे किसी को गले लगा लेना, हग्ड। डेविएट होता है गो एस्ट्रे, मूव अवे फ्रॉम, मतलब थोड़ा सा अपने रास्ते से, अपनी मंजिल से, अपने विचारों से भटक जाना। तो अब है हमारी ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपके ये वर्ड्स, ये सेंटेंसेस दिए हैं ए और बी में, इनको आपको मैच करना है। तो ये जो आंसर हैं आप देख लीजिए, इसके जो क्वेश्चन है आप बुक में भी देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसमें भी देख सकते हैं, मैं साथ साथ आंसर के साथ ही इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जुमन एंड अलगू वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, ये जो जुमन और अलगू हैं दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा इन द एब्सेंस ऑफ वन द अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली। एक की एब्सेंस, इतने बेस्ट फ्रेंड थे कि एक अगर नहीं होता तो दूसरे वाला उसकी फैमिली की पीछे से देखभाल कर लेता था। जुमन्स आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू होम,
टू हिम, जुमन की जो आंटी थी उसने, मौसी ने सारी जो प्रॉपर्टी थी वो जुमन के नाम ट्रांसफ़र कर दी। द कंडीशन वॉज दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर, और शर्त ये थी कि जो जुमन है वो उसके वेलफेयर मतलब उसके कल्याण के लिए, उसके भले के लिए चाहेगा, मतलब वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसका सारा काम, उसकी जो केयर है वो करेगा। थर्ड है द आंट डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत, आंटी ने डिसाइड किया, उसकी जो मौसी थी, कि वो अब पंचायत में जाके प्रार्थना करेगी, प्रे करेगी। तो इसका आंसर रहेगा शी वांटेड, किस लिए, शी वांटेड जस्टिस, मैचिंग रहेगी आपकी, क्योंकि वो न्याय चाहती थी। अलगू वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट, अनविलिंग होता है अनइंटरेस्टेड, जो अलगू था वो अपनी आंटी का सपोर्ट करने में, मतलब उसकी सपोर्ट करने में अनइंटरेस्टेड लग रहा था। तो क्या कारण था उसका, क्या रीजन है, किसके साथ मैचिंग रहेगी। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुमन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड था, बंधन था उन दोनों के बीच, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। नेक्स्ट है जुमन वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अलगू नेम एज हेड, जो अलगू जुमन था वो जैसे ही ये चुना गया पंचायत के पंचों के द्वारा कि जो जुमन है, अलगू है, वो मेन पंच रहेगा, हेड पंच रहेगा, सरपंच रहेगा, जिसको आप सरपंच बोलते हो, तो इससे क्या हुआ, ही बिलीव्ड दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम। क्यों खुश था जो जुमन था वो इसलिए खुश था, कि इसलिए हैप्पी था कि उसको था कि जो उसको ये बिलीव था कि उसका फ्रेंड है वो उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा, मतलब जो डिसीजन है वो उसके फेवर में ही रहेगा और मौसी को न्याय नहीं मिल पाएगा। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर, जो पार्ट भी है आपका, इसमें है आपका हु सेज दिस टू हुम एंड वाई, ये जो वर्ड्स हैं ये किसने किसको क्यों कहे। तो अगर आप इस चैप्टर को रीड करोगे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जैसे आपने काफ़ी बार हिंदी में भी पढ़ा हुआ है इसको, पंच परमेश्वर, ये आपका सेकंड या थर्ड क्लास में चैप्टर आता था, मेरा उस टाइम भी पढ़ा हुआ है, और बाद में ये इंग्लिश में भी मैंने काफ़ी बार पढ़ा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको आप ज़रूर रीड कीजिए। तो फर्स्ट आपकी जो कोटेशन है वो ये है, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, मेरी वाइफ जानती है कि किस तरह घर को चलाया जाता है। तो ये ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा जो मैंने चैप्टर के बारे में बताया उसी से समझ आ गया होगा कि ये लाइन जुमन ही कह सकता है, और किसको, बूढ़ी आंटी को कह सकता है। जुमन स्पीक्स दिस वर्ड्स टू हिज आंट, जुमन ने ये शब्द अपनी आंट से कहे। ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ हिज आंट, क्यों का, हमें क्यों का वाई का भी आंसर पूछ रहे क्या ना हमें, ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ हिज आंट, क्योंकि वो अपनी गेट रीड होता है बच्चा, छुटकारा पाना, वो आंटी से छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि जो वो चाहता था प्रॉपर्टी वगैरह वो तो सब उसके ट्रांसफ़र हो ही गई, अब वो चाहता है कि आंटी भी टले, आंटी की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उठाना नहीं चाहता। एंड डिडंट वांट टू गिव हर एनी अलाउंस, अलाउंस होता है बच्चों, मैंने बताया था वर्ड मीनिंग में भी, अलाउंस होता है किराया भत्ता, जो मतलब मंथली वो मांग रही है कि अगर तुम मुझे मतलब रख नहीं सकते, मेरी केयर नहीं कर सकते, तो कम से कम मेरे को मंथली कुछ तो दो, जिससे मैं अपना जो अलग से किचन है वो सेटअप कर सकूं। तो वो उसको भी देने से इनकार कर देता, वो नहीं चाहता कि उसको मंथली कुछ भी भत्ता वगैरह दिया जाए। सेकेंड है, बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। अब ये जो कह रही है माई सन, तो यहाँ कौन कहेगा, आंट, तो वो कहती है कि ठीक है मेरे बेटे, ठीक है बच्चे, जब अलगू को पंच बनाया जाता है तो कहती है टू कीप मम, ठीक है ये ठीक है, तुम चुप रहो, एंड नोट से, और मत कहो, वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, तो चलो ठीक है, अगर तुम नहीं कहना चाहते, जो तुम्हें फेयर लगता है, यदि तुम उसे नहीं कहना चाहते, चलो यही ठीक है, बट इज़ इट राइट, क्या ये ठीक है, वो पूछ रही है, सॉरी क्वेश्चन मार्क था, तो मतलब एक वर्ड आगे पीछे होते ही सेंस चेंज हो जाती है, वो कहती है क्या ये ठीक है, कि जब तुम्हें पता है कि क्या चीज़ फेयर है, क्या सही है, तो भी अगर तुम चुप रहते हो, मम होता चुप रहना, साइलेंट रहते हो, तो क्या ये ठीक है। तो आंसर है, द ओल्ड आंट सेज दिस वर्ड्स टू अलगू व्हेन शी वांट्स टू मेक हिम रियलाइज हिज ड्यूटी एज अ पंच, ये वर्ड्स बूढ़ी आंटी ने अलगू को तब कहे जब वो उसकी पंच के तौर पर उसको ड्यूटी रियलाइज, एक्सपीरियंस करवाना चाहती है, उसको रियलाइज़ कराना चाहती है कि इस टाइम तुम एक फ्रेंड नहीं हो, बल्कि तुम एक पंच, और पंच परमेश्वर होता है। थर्ड है, व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, आपको अपनी डिफेंस होता है प्रोटेक्शन, आपकी प्रोटेक्शन में, आपके बचाव में आपको क्या कहना है। अलगू सेड दिस वर्ड्स टू जुमन, अलगू ने सारे वर्ड जुमन को तब कहे वैन ही ऑक्यूपाइड द सीट ऑफ द हेड, जब हेड पंच हो रहेगा बच्चों, जब उसने हेड पंच की सीट पर मतलब बैठा वो, एंड वॉज कीन टू डू जस्टिस, कीन होता है एक्साइटेड, और वो उसका जैसे ही वो पंच की सीट पर बैठता है, हेड पंच बनता है, तो उसकी जो एकदम से उसकी कॉन्शियंस होती है, उसकी सोल होती है, उसको जस्टिस के लिए मोटिवेट करती है कि अब मैं दोस्ती वगैरह सब भूल जाता है एकदम से, और वो जस्टिस के लिए कहता है। तो वो जुमन से कहता है कि क्या आप अपनी डिफेंस में कुछ कहना चाहते हो।
4 है, आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। अब वो जो ये है कि मैं तुम्हें एक पेनी भी, पेनी होता है मतलब एक दमड़ी भी, एक पैसा भी, एक पाई भी नहीं देने वाला। रेस्ट होता है बुरी हालत में, बीस्ट होता है जानवर, जो तुमने मुझे बुरा जानवर बेचा था उसके लिए मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं देने वाला। तो इसमें एक समझू साहू नाम का एक व्यक्ति होता है जिसको जो अलगू चौधरी है वो अपना बुल बेचता है, बैल बेचता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो बैल से बहुत काम लेता है और उसको बदले में कुछ भी नहीं देता खाने के लिए, तो उसको वीकनेस होती है और वो एक दिन मर जाता है। तो जो साहू है वो अलगू को पैसे देने के लिए मना कर देता है। तो ये वर्ड्स कौन कहता है? साहू। साहू सेज दिस टू अलगू एज ही डजंट वॉन्ट टू पे द मनी टू हिम आफ्टर द बुल्लॉक्स डेथ। ये जो वर्ड हैं ये साहू अलगू को उस टाइम कहता है जब जो बुल्लोक है उसकी डेथ हो जाती है और उसको पैसे पे नहीं करना चाहता। नेक्स्ट है विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस। पंचायत की जय हो, दिस इज जस्टिस, ये न्याय है। ये वर्ड लास्ट में कौन कहता है? अलगू कहता है। जब उसका साहू पैसे नहीं देता तो वो पंचायत के पास जाता है और उस टाइम जो पंचायत के जो मेंबर हैं वो जुमन को, उसके फ्रेंड को, जो अब उसका दुश्मन बन गया था क्योंकि उसने मौसी के फेवर में अपना जजमेंट सुनाया था, तो जो जुमन है वो उसका दुश्मन बन जाता है। और जैसे ही जुमन को पंच बनाया जाता तो अलगू के मन में भी एक रहता है डाउट कि अब उसके फेवर में डिसीजन नहीं आएगा, ये साहू के फेवर में ही डिसीजन लेगा। लेकिन जैसे ही वो भी पंच की उस पे बैठता है, चेयर पे, सीट पे बैठता है, तो उसको भी मतलब अपने आप में एक परमेश्वर नज़र आता है और वो भी सारी दुश्मनी है जो उनके बीच वो भूल जाता है और जो सही जस्टिस होता है वही करता है। तो जब उसको कहता है कि साहू को कि तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि जब बैल को बेचा गया था तो वो पूरी सही कंडीशन में था, तो फिर उस जजमेंट पे ये जो अलगू है वो बोलता है कि विक्ट्री टू पंचायत। तो अलगू सेज दिस टू जुमन एंड अदर्स। ये जो वर्ड्स हैं जो अलगू कहता है जुमन को और जो दूसरे पंचायत वाले मेंबर वहाँ पे बैठे हुए थे मेंबर्स, उनको बोलता है एज, क्योंकि जुमन डिलीवर्स जजमेंट क्वाइट फेयरली। क्योंकि जुमन था उसने जो जजमेंट था बिल्कुल फेयर मतलब बिल्कुल न्याय संगत ढंग से किया था। अब जो आपका सी पार्ट है उसमें है क्वेश्चन आंसर। आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ये आपका एडिंग है इसमें। देन द सिचुएशन चेंज्ड, व्हाट इज़ बीइंग रेफर टू। तब सिचुएशन चेंज हो गई। यहाँ पे कौन सी सिचुएशन रेफर की गई है? दिस इज़ रेफर टू द एग्रीमेंट बिटवीन जुमन एंड हिज आंट। ये जो सिचुएशन है या दिस सिचुएशन इज़ रेफर टू एग्रीमेंट, ये जो दोनों के बीच मौसी और जो जुमन के बीच एग्रीमेंट होता है उससे रेफर करती है। बोथ जुमन एंड हिज वाइफ फॉरगॉट द प्रॉमिस। दोनों ही जुमन भी और उसकी वाइफ भी अपने प्रॉमिस को भूल गए। एंड स्टार्टेड टू इल ट्रीट हर, और दोनों ने ही जो बूढ़ी आंटी थी, हार किसके लिए आया है यहाँ पे? आंटी के लिए आया है, जो आंटी है उसकी, तो उसके साथ उन्होंने इल ट्रीट मतलब अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन आपका व्हेन जुमन आंट रियलाइज दैट शी वॉज नॉट वेलकम इन हिज हाउस। जब जुमन की जो आंट थी, मौसी थी, उसको रियलाइज हुआ कि उसका अपने ही घर में कोई वेलकम नहीं हो रहा है, कोई मतलब उसको ओनर नहीं मिल रहा है। व्हाट अरेंजमेंट डिड शी सजेस्ट। तो किस तरह के अरेंजमेंट उसने सजेस्ट किए, क्या सुझाव दिया कि मेरे साथ अब क्या करो, अब तुम मुझे मेरी केयर तो कर नहीं सकते हो। तो उसने क्या सजेशन दी कि चलो अब मेरी प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम तुम नॉमिनेट कर दी गई है, तो आप बताओ क्या सजेशन दी है उसने। तो वो उस टाइम क्या सजेशन देती है? आंसर रहेगा द आंट सजेस्टेड फॉर अ मंथली अलाउंस टू सेट अप अ सेपरेट किचन। तो आंटी ने, जो आंट थी, उसने सजेस्ट किया कि मुझे मंथली भत्ता दिया जाए ताकि मैं एक अपनी सेपरेट जो किचन है वो सेटअप कर सकूँ, मैं अलग से बनाकर खा सकूँ, क्योंकि हर इंसान को ज़िंदा रहने के लिए बनाकर खाना तो पड़ेगा। अब वो नहीं दे रहे तो वो चाहती है कि उसको अलग से कुछ दिया जाए ताकि वो अपनी अलग से किचन सेटअप कर सके। क्वेश्चन थर्ड आपका व्हाट वाज विलेजर रिएक्शन व्हेन द आंट एक्सप्लेन्ड हर केस टू दैम। गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रिएक्शन थे जब आंट ने अपना केस था, अपनी जो सिचुएशन थी उनके सामने एक्सप्लेन की। आंसर, सम ऑफ द विलेजर्स शोड देयर सिंपैथी विद द ओल्ड लेडी। कुछ गांव वालों ने तो अपनी सिंपैथी दिखाई उसके साथ। एंड सम लाफ्ड एट हर, और कुछ उसके ऊपर हंसने लगे। अ फ्यू अदर एडवाइज्ड हर टू मेक पीस विद जुमन एंड हिज वाइफ। जबकि कुछ लोगों ने एडवाइस किया कि चलो तुम अपने जो बेटा बहू है जुमन और उसकी वाइफ, उसके साथ शांति से रहो।
क्वेश्चन 4 है, वाई वॉज जुमन हैप्पी और अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच। जब हेड पंच के रूप में अलगू का नाम हुआ, उसको नॉमिनेट किया गया, तो जुमन था वो क्यों हैप्पी हुआ। आंसर है, अलगू एंड जुमन वर द बेस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों ही बड़े बेस्ट फ्रेंड थे। ही होप्ड दैट ही वुड फेवर हिम, उसको आशा थी कि होप थी कि वो यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये उसका फेवर लेगा। सो ही वॉज हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच, इसलिए जब जैसे ही अलगू का नाम आया हेड पंच के रूप में तो वो काफ़ी हैप्पी था। क्वेश्चन 5, गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच। द आंट सेड, आंट ने कहा कि पंच के दिल में तो भगवान रहता है। व्हाट डिड शी मीन, क्या मीनिंग है उसका, ये कहने के पीछे क्या कहना चाहती थी वो। द आंट मीन्ट दैट अ पर्सन इन द सीट ऑफ अ जज इज़ लाइक गॉड। वो ये कहने, उनके कहने का ये मीनिंग था कि जब कोई पर्सन, कोई व्यक्ति जज की सीट पे बैठता है तो वो भगवान की तरह होता है। ही मस्ट डू जस्टिस, उसको हमेशा न्याय करना चाहिए। एज अ जज हिज सोल बिकम्स प्योर एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एज ए जज के तौर पर उसकी जो सोल है, वो बिल्कुल आत्मा है, वो बिल्कुल प्योर और स्ट्रॉन्ग बन जाती है उस टाइम। तो उसको पूरी आशा थी, पूरी एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो जजमेंट है उसी के फेवर में आएगा, क्योंकि वो कहीं से भी रॉन्ग नहीं थी। क्वेश्चन 6 है, व्हाट वाज अलगूज वर्डिक्ट एज हेड पंच। वर्डिक्ट होता है जो जजमेंट, तो अलगू का जजमेंट क्या था जब उसको हेड पंच बनाया गया, तो क्या उसका डिसीजन रहा। हाउ डिड जुमन टेक इट, जुमन ने इसको कैसे लिया। आंसर है, अलगूज वर्डिक्ट एज हेड पंच वॉज दैट जुमन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस। जुमन का, अलगू का फैसला ये था कि हेड पंच के रूप में कि जो जुमन है उसको जरूर, मस्ट होता है जरूर, अपनी आंट को जो मंथली अलाउंस है वो पे करना ही पड़ेगा। और एज ही शुड रिटर्न द प्रॉपर्टी टू हर, या फिर अदरवाइज क्या कर सकता है, वो उसकी प्रॉपर्टी है वापस से उसके ट्रांसफ़र कर दे। आफ्टर दिस जुमन बिकेम अलगूज एनिमी, और इसके बाद जो जुमन था वो अलगू का दुश्मन बन गया। ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज अपॉन हिम, उसने डिसाइड किया कि मौका मिलते वो उससे अपना बदला लेगा। क्वेश्चन 7 है, अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। अलगू ने अपने आप को एक टाइट, मतलब बिल्कुल मुसीबत में पाया। व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम क्या थी। अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उसने टाइट कंडीशन में अपने आप को कैसे पाया। तो अलगू जो था उसने अपने आप को एक टाइट सिचुएशन में पाया। बिकॉज साहू हुम ही सोल्ड हिज बुल रिफ्यूज टू पे द प्राइस ऑफ इट, क्योंकि साहू जिसको उसने अपना बैल बेचा था उसने प्राइस देने से इनकार कर दिया। एज द बुल डाइड विद इन अ मंथ, क्योंकि जो बुल था वो एक ही महीने के अंदर मर गया। वाई वॉज अलगू अपसेट ओवर जुमन नॉमिनेशन एज हेड पंच। जो अलगू था वो जुमन के, जब हेड पंच के रूप में नॉमिनेट किया गया जुमन को, तो वो अपसेट क्यों था, क्योंकि उसे अब लग रहा था कि ये उसका दुश्मन हो गया है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने उसके फेवर में डिसीजन नहीं दिया था, तो ऑब्वियसली वो भी अब उसके फेवर में डिसीजन नहीं देगा, तो इसलिए वो काफ़ी अपसेट फील करता है। तो आंसर है, अलगू वॉज अपसेट ओवर जुमन्स नॉमिनेशन एज हेड पंच, वो अपसेट था। ही थॉट दैट जुमन हैड इल विल फॉर हिम, उसने सोचा कि जो जुमन है उसके दिल में उसके लिए अच्छी भावना नहीं, इल विल होता है बच्चों दुर्भावना। एंड ही जजमेंट वुड गो अगेंस्ट हिम, और इसलिए ऑब्वियसली जब किसी के प्रति हमारे दिल में अच्छी भावना नहीं होती तो वो सोचता है कि अब जो जजमेंट है, फैसला है, वो उसके अगेंस्ट ही जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज जुमन्स वर्डिक्ट एज हेड पंच। हेड पंच के रूप में जुमन का क्या फैसला रहा। हाउ डिड अलगू टेक इट, अलगू ने इसको कैसे लिया। वैन जुमन सेट ऑन द सीट ऑफ अ पंच ही रियलाइज हिज ड्यूटी एज अ पंच, जैसे ही वो पंच की सीट पर बैठा तो उसको अपनी एकदम से उसकी ड्यूटी रियलाइज हुई। ही डिक्लेयर दैट समझू मस्ट पे द प्राइस ऑफ द बुल्लोक, उसने डिक्लेयर किया, जैसे अपना फैसला डिलीवर किया कि जो समझू साहू है उसको अपनी जो बुल की कीमत है वो जरूर पे करनी चाहिए। अलगू वेलकम द जस्टिस एंड शाउटेड विद जॉय, तो जैसे ही अब अलगू ने कैसे रिएक्ट किया, उसने उस जस्टिस का वेलकम किया और खुशी से वो जॉय से चिल्लाया, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, कि भगवान, पंच की आवाज़ में भगवान रहता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। तो एक आपको जो स्टोरी 3 स्टेटमेंट दी गई हैं बच्चों, आप बुक में से देख सकते हो, मैंने राइट नहीं किया यहाँ पे। तो 3 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन जो स्टोरी है उसको समअप करता है, मतलब उसका थीम बताता है आपको। समअप का मतलब थीम किस स्टोरी से आता है।
तो जो थर्ड स्टेटमेंट है द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, कि जो पंचों की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ होती है, वो आपकी स्टोरी का थीम बताती है। सम ऑफ द स्टोरी बेस्ट बिकॉज बोथ अलगू एंड जुमन टुक फेयर डिसीजन, क्योंकि दोनों ने ही फेयर डिसीजंस लिए। जैसे ही दोनों ही पंच की सीट पे आए, दोनों ने बिल्कुल अपनी जो आवाज़ थी, आत्मा की, कॉन्शियंस की आवाज़ थी, वो सुनी और एक सही जजमेंट सुनाया। तो बच्चों ये थे आपके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि इफ़ यू एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।